तो चलिए दोस्तों, मैं ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आज हमें कक्षा 9वीं का जो अध्याय 3 था अपवाह, उस चैप्टर को स्टार्ट करना था, उस चैप्टर को हमें पढ़ना था। और आज के इस वीडियो में हम अपवाह को पढ़ेंगे। अपवाह मतलब इस चैप्टर में हमें नदी तंत्रों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जैसे नदियों के बारे में, झीलों के बारे में, झरनों के बारे में और यहाँ तक कि डेल्टाओं के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पढ़ने से पहले जब भी मैं कोई नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो उसका जो चैप्टर है, उस चैप्टर का जो नाम है, उससे संबंधित मेरी हमेशा आदत रही है कुछ चीज़ों को बताने का। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि अपवाह क्या होता है। देखिए दोस्तों, 3 चीज़ होती हैं। एक होता है अपवाह क्षेत्र होता है, ठीक है दोस्तों। अपवाह क्षेत्र का मतलब होता है नदी तंत्र या जल के वे स्रोत या नदी तंत्र का वो क्षेत्र जहाँ पर नदी या नदी से निर्मित जो तंत्र होते हैं वो बहते हैं, उसको हम अपवाह क्षेत्र कहते हैं। आप मुझे मालूम बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि यदि कक्षा 5वीं का भी बच्चा देखे तो समझ पाए। मैं विस्तार से समझाता हूँ आपको। अपवाह क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि जो हमारी नदी है, जैसे आप ले लीजिए नदी हुआ, झरना हुआ, झील हुआ, ये जो चीजें हैं ये किसके हैं? ये सारे जल के स्रोत हैं। ये सारे नदी के ही स्रोत हैं। नदी, झरना, झील, ये सारे किसके स्रोत हैं? ये सारे जल के स्रोत हैं। तो जल के स्रोत या नदी के वो स्रोत, जैसे नदियों से ही झरना बनता है, नदियों से ही झील बनता है, या नदियों से हम कह सकते हैं तालाब बनता है। तालाब बनता है हम मानव तालाब की खुदाई करके बनाते हैं, लेकिन उसमें जल भरने के काम 2 ही चीज़ों से होता है, या तो वर्षा से होता है या तो नदी से होता है। तो झरना हुआ, झील हुआ, तालाब हुआ, ये सारे क्या है? ये नदी के एक तरह से तंत्र हैं। इनको क्या कहते हैं? नदी के तंत्र है। और ये जिस इलाके में बहते हैं उस क्षेत्र को अपवाह क्षेत्र कहते हैं। यानी जिस क्षेत्र में आपको नदी, झरना, झील, तालाब ये सारे दिखते हैं, उस क्षेत्र को हम अपवाह क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। ये होता है अपवाह क्षेत्र होता है। दूसरा शब्द आपका आता है जिसको बोलते हैं तंत्र, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिस्टम। ये तंत्र क्या होता है? आपने सुना होगा अपवाह तंत्र। तो ये तंत्र क्या होता है? तंत्र का मतलब हुआ सिस्टम, यानी कोई ऐसी चीज जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, एक दूसरे से गुथी हुई हो, अलग ना हो, एक चीज दूसरे चीजों को प्रभावित करती है, उसको हम तंत्र कहते हैं। ये तंत्र कई तरह के हो सकते हैं, कई जगह पर हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। जैसे शरीर भी हमारा एक तंत्र है। यदि हम चल रहे हैं, ठेस हमको लग गया, ये चोट लग गया पाँव की उंगली में, तो खराब दिमाग होता है। उसी समय कान गर्म हो जाते हैं, गुस्सा दिमाग को आता है। तो चोट लगा पैर में, लेकिन प्रभावित हुआ कान, प्रभावित हुआ दिमाग। तो पैर जो है वो हमारे कान से, पैर जो है हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हुआ? ये सारे एक तरह से ये सारे मिल क्या बनाते हैं? एक तंत्र बनाते हैं। तो कोई भी चीज जब एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, एक वस्तु या एक चीज प्रभावित होने से वो दूसरी चीजें प्रभावित हो रही हैं, तो हम कहेंगे सारे तंत्र के ही हिस्से हैं। हो सकता है किसी कोई व्यक्ति देख ना सके, उसके देखने की क्षमता से उसके चलने की क्षमता प्रभावित हो। कोई व्यक्ति देख ना सके, इस वजह से वो चल नहीं सकता। तो आँख को नहीं दिख रहा है, इस वजह से पैर प्रभावित हो जा रहा है। कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता लेकिन जवान है, उसका आवाज है, वो बोल सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। सुनने की क्षमता नहीं है तो बोल नहीं सकता। आवाज तो ठीक है उसकी, लेकिन एक तंत्र खराब हुआ तो उसने दूसरे तंत्र को भी प्रभावित किया। तो तंत्र एक तरह से सिस्टम होता है जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, गुथे हुए होते हैं। एक चीज प्रभावित होने से वो दूसरी चीजों को प्रभावित करते हैं। अब तीसरा शब्द आपका आता है अपवाह।
अपवाह में मुख्य रूप से जो हमारे जल के स्रोत हुए या बहुत ज़्यादा हम एक क्षेत्र को ले लें, जैसे नदी ले लें, नदी के जो स्रोत हुए, नदी नदी जो हुआ, नदी से क्या क्या चीजें बन सकती है। जैसे जो नदी होता है वो झरने का निर्माण कर सकता है, तालाब का निर्माण कर सकता है। हालांकि तालाब मानव निर्मित होता है, लेकिन इसमें जल दो ही चीज से आता है, या तो नदी से या तो वर्षा से। तीसरा हम झील ले लें, डेल्टा ले लें, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी नदी के अंतर्गत आते हैं। सारी चीजें नदियों द्वारा बनाई जाती हैं और बहुत सारी चीजें नदियों द्वारा निर्मित की जाती है। तो ये नदी का क्या हुआ, अपवाह हुआ, नदी का यह अपवाह हुआ। लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें नदी से जुड़ी, यानी झरना भी नदी से जुड़ा हुआ, तालाब भी नदी से जुड़ा हुआ, झील भी नदी से जुड़ा हुआ, डेल्टा भी नदी से जुड़ा हुआ। और आपको नहीं लगता कि यदि नदी को हम प्रभावित करें तो नदी के प्रभावित होने से झील भी प्रभावित होगा। आपको नहीं लगता कि नदी के प्रभावित होने से डेल्टा भी प्रभावित होगा, नदी के प्रभावित होने से झरना भी प्रभावित होगा, नदी के प्रभावित होने से तालाब भी प्रभावित होगा। जैसे यदि कोई नदी सूखता है तो हो सकता है झीलों को भी सुखा दे, हो सकता है कोई नदी सूखता है, उसमें पानी के स्रोत कम होता है या पानी उसमें कम होता है, पानी की मात्रा कम होता है, तो तालाबों पर प्रभाव डाले। तो एक चीज के समाप्त होने से या उसके गुणवत्ता में, उसकी चीजों में बदलाव होने से वो दूसरे चीजों को भी प्रभावित डाल रहा है। तो आपको नहीं लगता ये एक तंत्र की तरह काम कर रहा है? अपवाह तो हो गया, हमने अपवाह लिया, नदी है, नदी के अंदर ये सारे अपवाह आ गए, तो आपको नहीं लगता सारे ये चीजें मिलके एक तंत्र की तरह काम कर रहे हैं? तो जब ये तंत्र की तरह काम कर रहे हैं तो हमने इनको एक नाम दे दिया, इन तीनों को हमने एक जगह करते हुए हमने एक नाम दे दिया, जिसको हमने कहा अपवाह तंत्र। हमने कर दिया अपवाह तंत्र, क्योंकि अपवाह क्षेत्र समझ ही गए। जो अपवाह क्षेत्र में हम ले लें जहां पर नदी के कि जितने भी चीजें वो बहती हैं जिस क्षेत्र में, उसको क्षेत्र का दिया अपवाह क्षेत्र। तंत्र यानी एक तरह से सिस्टम हुआ जो एक दूसरे गुथा और बंधा हुआ होता है, एक चीज प्रभावित होने से दूसरी चीज को प्रभावित करता है। अपवाह में आपके नदी के जो भी स्रोत हो गए वो सारे आ गए, और इन तीनों को जो हमने मिलाया तो एक तरह से बना अपवाह तंत्र। अब अपवाह तंत्र में क्या हो सकता है, अपवाह तंत्र में वो अपवाह क्षेत्र भी आ जाएगा, अपवाह तंत्र में अपवाह क्षेत्र भी आ जाएगा कि नदी किस इलाके में, झरना किस इलाके में, तालाब किस इलाके में, वो क्षेत्र भी आ जाएगा। और ये सभी एक दूसरे से गुथे हुए भी हैं, बने हुए भी हैं, तंत्र भी आएगा, अपवाह इसके सारे स्रोत भी आ जा रहे हैं। तो ये हुआ आपका अपवाह तंत्र। तो चैप्टर जो है अपवाह है, तो इससे पढ़कर आप जो है कंफ्यूज मत हो जाए कि अपवाह क्या होता है। और कुछ लोग अपवाह को अपवादक कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डर था कि अपवाह तो समझ ही नहीं आ रहा है, या अपवाह तो चैप्टर का नाम है, ये क्या होता है पहले ये तो बताओ। डायरेक्ट क्लास शुरू होती है सिंधु घाटी सभ्यता, सॉरी ये तो इतिहास में हो गया, कक्षा 12वीं का। स्टार्ट होता है हमारा सिंधु नदी, स्टार्ट होता है हमारा गंगा नदी, वहां से हम स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों को समझने है कि चैप्टर ना अपवाह ये होता क्या है, इसको बताओ। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे क्रमशः बढ़ते हैं, और क्रमशः बढ़ने से पहले हम एक कहानी के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे, ताकि चीजें ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ सके, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, और मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस चैप्टर में मुख्य रूप से हमको नदी और नदी तंत्रों को पढ़ना है। इस चैप्टर को जो हम पढ़ेंगे तो हमको दो यथार्थवादी, यानी ये जो कहानी है कोई कल्पना नहीं है, ये सैद्धांतिक रूप से सही भी है, विज्ञान इसको मान्यता देता है। ऐसी दो घटनाएं हैं या दो कहानी की जगह अगर हम घटना कहें तो ज्यादा बेहतर है। इस चैप्टर को समझने हमको दो घटना लेना पड़ेगा, जिसमें से हम पहली घटना को ले लेते हैं और दूसरी घटना को हम बाद में लेते हैं। जो पहली घटना है हमारी, वो कौन सी घटना उसको ले लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक,
ये 4.54 अरब वर्ष पूर्व, अरब वर्ष पूर्व। यानी जो हमारी पृथ्वी, इसकी जो उम्र है 4.5 वर्ष, इसकी क्या उम्र है, यह इतने समय पहले इसका निर्माण हुआ था। अब निर्माण कैसे हुआ यह हम 11वीं में पढ़ेंगे, हमको इससे मतलब नहीं निर्माण कैसे हुआ, बस जान लेते हैं कि 4.54 अरब वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ। ठीक है, जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ तो निर्माण हुआ, बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई पृथ्वी के निर्माण में, पृथ्वी की उत्पत्ति से। लेकिन आज से 30 करोड़ वर्ष पहले अगर हम चल जाएं, आज से 30 करोड़ वर्ष, मैं डेट इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आप कॉपी पेन लेकर नोट करते हुए चलिए, मैं तो लिखवाने का मैं काम वैसे करता भी नहीं, मैं ऐसे डायरेक्ट आपको बोल सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को लिखवा देता हूँ ताकि आप भी ये दिन नोट कर लें। बस आप इतनी चीज़ों को पढ़ें कि 4.54 वर्ष अरब पूर्व समझ आए कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ, पृथ्वी की एक आयु है 30 करोड़ वर्ष में लिखूं तो समझ आए कि 30 करोड़ वर्ष पहले कौन सी घटना घटी, थोड़ा सा अपने आप को उससे जोड़ पाए, समझ पाए, रिकॉल आए, चीजें याद आए। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या, आज से 30 करोड़ वर्ष पूर्व ये पृथ्वी पे जितने भी महाद्वीप थे वो एक महाद्वीप हुआ करता था। अब आपको समझना है कि क्या बोला, एक महाद्वीप होता है, अलग महाद्वीप होता है, समझाता हूँ। देखिए जो हमारी ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी अगर आप देखें तो मान लीजिए ये मान लीजिए आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, ये मान लीजिए आपका, सपोज कर लीजिए ये मान लीजिए दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये मान लीजिए आपका जो है, ये मान लीजिए आपका एशिया हो गया, ये यूरोप हो गया, ये आपका एटजिस, ऐसा मान लीजिए ये आपका क्या हुआ, ठीक है, यह आपका वर्तमान में ये जो है भारत है, ये ग्रीनलैंड है, ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, आर्कटिक है जो आपका हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगा, और ये बहुत सारे द्वीपीय जो देश है जो आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। वर्तमान में ये 7 महाद्वीप आपको देखने को मिलते हैं और 5 महासागर देखने को मिलते हैं वर्तमान में। लेकिन आज से 30 करोड़ वर्ष पूर्व पहले पूरे पृथ्वी पर एक महाद्वीप था, पूरे पृथ्वी पर एक महाद्वीप था, और पूरे पृथ्वी पर एक महासागर था। जो एक महाद्वीप था इसको हमने पेंजिया हमने कहा, पेंजिया कह दिया। ठीक है, और जो एक महासागर उसको हमने पैंथालासा कह दिया, पेंजिया कह दिया। पेंजिया जो है ये एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण महाद्वीप, और पैंथालस का मतलब संपूर्ण महासागर। कुछ समय बाद ये टूटा, आप कक्षा 11वीं में पढ़ेंगे, बस बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ अपनी बात को रखने के लिए। बाद में 2 भागों में टूट गया, ऊपरा वाला भाग अंगारा बना, नीचे वाला गोंडवाना बना, गोंडवाना। फिर ये कई सारे भागों में ऐसा टूटता गया और ये टूटने लगा। क्यों टूटा 11वीं में पढ़ेंगे, बस जान लीजिए ये प्रकृति की एक घटना थी और ये टूटने लगा। फिर ये टूटने लगा और कई सारे वर्तमान में जो ये हमारे महाद्वीप है इसका निर्माण हो गया। और आज से 30 करोड़ वर्ष पूर्व ये जो आपका यहाँ पर भारत है एशिया में, इधर नहीं था। एशिया आपका जो एशिया में, जैसे ये आपका क्या एशिया मान लीजिए, तो 30 करोड़ वर्ष पूर्व क्या था, ये भारत आपका अफ्रीका के पास था। अफ्रीका से टूटकर धीरे धीरे भारत जो इधर बढ़ता गया, भारत जो है धीरे धीरे इधर बढ़ता गया, और बढ़ने से क्या हुआ, एशिया से टकराया और टकराने की वजह से इधर जो है फिट हो गया। ठीक, अब मैं इसको मिटाकर आपको समझाता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मान लीजिए आपका एशिया हो गया, भारत आपका इधर था, ये धीरे धीरे ऐसा बढ़ता गया, ऐसा बढ़ते से क्या हुआ, इधर टकराया और वर्तमान का हमारा भारत जो है इधर आ गया। जब ये टकराया तो इसके टकराने की वलय की वजह से यहाँ पर क्या हिमालय का उत्पत्ति हुआ। ठीक, हिमालय की उत्पत्ति हुई। अब जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो हिमालय से क्या बहुत सारी
नदियां निकली। अब इस पर भी विवाद है कि जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तब नदियां निकली, कि हिमालय की उत्पत्ति के पहले यहाँ पर नदियां थी कि नहीं थी। तो ऐसा माना जाता है कि हिमालय से पहले जो आपकी सिंधु नदी है, सिंधु है, गंगा है, अब ब्रह्मपुत्र है, यह नदी पहले थी हिमालय की उत्पत्ति से पहले। हिमालय की उत्पत्ति से पहले यह नदियां बहा करती थी, ऐसा माना जाता है। और माना जाता है कि जब हिमालय का जब निर्माण हुआ तो ये इसके बीच में ये इसके बीच में क्या हुआ, ये सारी नदियां आमतौर पे आ गए। अब फिर उसके बाद इन नदियों ने क्या किया, इन पर्वतों का अपरदन किया और अपने मार्ग का निर्माण किया। ठीक है, अब और थोड़ा सा आगे और विस्तार में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं आपको और विस्तार में आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप का मतलब क्या हुआ, मैं लिख दूं उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप का मतलब हुआ ये जो हमारा भारत है, मान लीजिए हमारा भारत है, ये हमारा क्या भारत है, ठीक है। ये हमारा पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश है, श्रीलंका है। ठीक है, ये क्या अपना ये सारे देश हैं। इन सभी देश के यहाँ देखोगे तो यहाँ पर ये पर्वत है, पर्वत की श्रृंखला है, ऐसा पर्वत की एक श्रृंखला है जिससे ये सारे देश क्या है, एशिया के बाकी देश से अलग है, पर्वतों की श्रृंखला की वजह से। और इधर से समुद्र की वजह से इधर से अलग है, एशिया या दुनिया के बाकी देश की वजह से। इस वजह से इसको हम एक उपमहाद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप ले लें, भारतीय उपमहाद्वीप ले लें या भारत को आप ले लें, यह आपका जो है ये भारत, साउथ इंडिया पर अभी ध्यान मत दीजिए, ये हम इसको केवल इधर से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा भारत है। तो भारत में जितनी भी नदियां निकलती हैं, दो तरह की आपको नदियां देखने को मिलती हैं। एक पर्वतीय आपको नदियां देखने को मिलती है, एक पठारी नदियां, यानी प्रायद्वीपीय नदियां और पठारी नदियां। पर्वतीय नदियां वो नदियां होती हैं जो इन पर्वतों से यहाँ से आपको निकलती हैं, या पर्वत बनने से पहले क्या ये नदियां यहाँ पर रह चुकी हैं, पर्वत बीच में आ गया, अब इसका अपरदन करते हुए, इसका काटते हुए यहाँ से निकलती हैं। तो पर्वतों से मुख्य रूप से आपकी तीन नदियां निकलती हैं, तीन नदियां आपको मुख्य रूप से निकलती हैं। एक आपकी जो पर्वत से नदी निकलती, इधर आपकी जो है सिंधु नदी है। अभी मैं आपको अच्छे समझाता हूँ, बस नाम याद रखिए। इधर सिंधु नदी निकलती है, एक नदी है जो आपकी गंगा नदी है, और एक नदी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीन नदियां आपको हिमालय से मुख्य रूप से बड़ी नदियां ये पर्वतों से निकलती हैं। अब ये कैसे निकलती हैं, किस तरीके से निकलते हैं, विस्तार से उनको पढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम केवल सिंधु नदी को पढ़ते हैं, सिंधु नदी को, फिर उसके बाद गंगा को और ब्रह्मपुत्र को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंधु नदी को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखिए 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 पहले मैं मैप बना दूं, क्योंकि भूगोल पढ़ेंगे जब तक मैप नहीं बनेगा तो पढ़ के उसका कोई मतलब नहीं है। ये आपका जो है भारत है, ये मान लीजिए अपना ये भारत है, नेपाल है, भूटान है, इधर तिब्बत है जो चीन ने कब्जा किया, और उसके बाद जो है ये तिब्बत है, और इधर से मान लीजिए आपका चीन है आपका। ठीक, आप ऐसा मान लीजिए। तो यहाँ पर एक क्षेत्र है जिस तिब्बत में, जिसको मानसरोवर झील कहते हैं, एक झील है, एक क्षेत्र है मानसरोवर झील, जहां से आपका जो है सिंधु नदी निकलता है। और जब नदी निकलता है तो भारत के लद्दाख से होते हुए ऐसा सिंधु नदी निकलता है। अब जो सिंधु नदी ये तिब्बत के मानसरोवर झील के आसपास से ये निकलता है। अब जो सिंधु नदी हुआ ये पर्वतीय नदी हुआ, पर्वतों से एक तरह से निकलता है, और जो कि पर्वतों पर, पर्वतीय क्षेत्रों में आपको समान रूप से पर्वतीय वर्षा होती है। तो पर्वतीय वर्षा होने की वजह से ये जो सिंधु नदी हुआ, इस सिंधु नदी में आपको ठीक ठाक पानी देखने को मिलता है बरसात के समय में। जब वर्षा का समय आता है
तो इसमें ठीक ठाक से आपको पानी देखने को मिलता है। लेकिन जब वर्षा का समय चल जाता है, बाकी जो समय होते हैं, उस समय क्या होता है, जो ग्लेशियर होता है, बर्फ होता है, वो पिघलता है और पिघलने से इसमें पानी का स्रोत आमतौर पे ठीक ठाक बना रहता है। तो जो सिंधु नदी है, ये ऐसा नदी है जहाँ पर आपको 12 महीने आपको क्या यहाँ पर पानी आपको देखने को मिलता है। तो 12 महीनों क्या इसमें सिंधु नदी में आपको पानी देखने को मिलता है। जब ये लद्दाख में आता है तो इसके यहाँ पर कुछ नदियां इससे जुड़ती हैं, जैसे जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है, हुंजा है। जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा है। इस तरह की कुछ नदियां यहाँ पर इसको जोड़ती हैं। फिर उसके बाद ये जुड़ती हैं और आगे बढ़ते चले जाता है। फिर उसके बाद भारत में और कुछ पाकिस्तान में, यानी भारत से कुछ और नदियां यहाँ से निकलती हैं, जैसे कि रावी है, चेनाब है, झेलम है, ब्यास है, सतलुज है। कुछ लोग इसको सतलज लिखते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने सतलुज लिखा, इसलिए अब सतलुज लिखेंगे, हम एनसीईआरटी को गलत नहीं कर सकते। तो सतलुज है। ये नदियां भी इधर से फिर आपको मिलती हैं। ये भारत से सारी नदियां निकलती हैं, फिर ये पाकिस्तान में मिलती हैं, कुछ भारत में ही मिल जाती हैं। तो ये जो नदियां आमतौर पे ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। अब देखिए, ये जो सिंधु नदी है, ये 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, लंबाई है। कुछ बच्चे इसको 2900 मीटर कर देते हैं। इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर, ये लंबा है। और विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। विश्व की सबसे लंबी नदी नहीं है, लेकिन अगर हम टॉप 10 की बात करें, टॉप 20 की बात करें, तो उसमें से विश्व की सबसे लंबी नदियों में से इसका नाम हम रखते हैं कि भी 2900 किलोमीटर लंबी नदी कोई छोटी नदी नहीं है। आप ऐसा समझिए कि कि गुजरात से लेकर आप अरुणाचल प्रदेश जाएं तो इतना लंबा आमतौर पर इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है, लगभग कितना। तो विश्व की लंबी नदियों में से एक नदी इसको माना जाता है, सिंधु नदी को, ठीक है। और एक बात जान लीजिए, थोड़ा सा फैक्चुअल है, ये इसको स्क्रीनशॉट नदियों को ले सकते हैं, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब सहायक नदियां क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कुछ चीजों को जान लीजिए, 2-3 चीजों को। पहला चीज, ये एक चीज जानिए, पहला कि 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत भारत को सिंधु नदी का 20% जल उपयोग कर सकता है और पाकिस्तान 80%। यानी इंडिया जो है, इंडिया पाकिस्तान, तो इंडिया 20%, पाकिस्तान 80% इसका उपयोग कर सकता है। और भारत क्या करता है, इस नदी का प्रयोग पंजाब में, हरियाणा में, और जो पश्चिमी हरियाणा है या पश्चिमी जो राजस्थान, जैसे राजस्थान मान लीजिए, तो यह वाला जो क्षेत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान हुआ, या वो राजस्थान क्षेत्र जो उत्तर में पड़ता है, वहां पर सिंचाई के लिए आमतौर पर भारत सरकार इस जल का उपयोग करता है। पहला चीज जान लीजिए, ठीक है। ये सिंधु जल का आमतौर पे भारत सरकार इसका प्रयोग करता है। तो सिंधु जल में इतना ही आपके लिए। फिर कल जो है नदी के द्वारा बनी हुई बहुत सारी स्थलाकृतियों को हम जो है पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा जब लंबा हो जाता है तो बहुत सारे लोग बोरिंग होने लगते हैं, लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। पार्ट 2 में हम इसके द्वारा निर्मित बहुत सारी आकृतियों की, झील कैसे बनते हैं, झरने कैसे बनते हैं, गोखुर झील क्या होता है, विसर्प झील क्या होता है, इन सब के बारे में आमतौर पर पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ पाने के लिए ओमकार मौर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।